सर, आप सभी लोगों का आराध्य क्लासेस के YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। हम लोग स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझ रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है कि हमने गैसियस स्टेट को डिस्कस कर लिया है। अब गैसियस स्टेट को डिस्कस करने के बाद हम लिक्विड्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द एक्सटर्नल प्रेशर। समझना बच्चों, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ any liquid becomes equal to 1 atmospheric pressure और एक्सटर्नल प्रेशर। ये वो टेम्परेचर है जहां पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। चलो इसको डायग्राम की मदद से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर मैं क्लोज्ड वेसल ले रहा हूँ। बच्चों, जो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है वो क्लोज्ड वेसल के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर ओपन वेसल होगा तो ये कोई भी चीज एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मैं किसी भी वॉलेटाइल लिक्विड को ले रहा हूँ। लेट अस से कि मैं यहाँ पर आपका वाटर ले रहा हूं, ठीक है? Any liquid, let us say it is water. So if it is kept in this closed vessel, what will happen? The vapors of this liquid will start forming after some time, and they will get deposited on the top of the vessel. Here, these vapors will start getting deposited. So naturally, initially the vapor pressure will increase. ये वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब अगर हम लिक्विड को हीट करें, बॉईल करें, गर्म करें, तो नेचुरली उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। व्हाई? क्योंकि मोर एंड मोर लिक्विड मॉलिक्यूल और वेपर में जाएंगे। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इतना टेम्परेचर कर दो कि यहाँ पर जो वेपर की मदद से प्रेशर बन रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, जनरली एक्सटर्नल प्रेशर से हमारा मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार 1 एटमॉस्फेयर ही हो। जैसे आप अल्टीट्यूड्स के ऊपर जाओगे तो वहां पर वेपर प्रेशर कम भी हो सकता है, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर कम भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर किसी भी गिवन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू को अटेन कर लेता है। इस टेम्परेचर को बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। यहां पर याद करो बच्चों कि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो हमें यहां पर लिक्विड को तब तक गर्म करना है जब तक उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। और लेट अस सपोज कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का हाफ है, तो हमें लिक्विड को तब तक गर्म करना है जब तक उसका वेपर प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर नहीं बन जाए। तो कहने का मतलब कि हियर वी शुड नोट दैट the boiling point of any liquid depends upon the external pressure। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लिखिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन boiling point of liquid is
also less. If external pressure of the liquid is more, the boiling point of liquid is also more. अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। हेलो बच्चों, मैं समीर सर आपका आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 11 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे थे। उसके अंदर हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हमें समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक चीज क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हो जाए या एक्सटर्नल प्रेशर के जितना हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। चलिए, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच temperature at which the boiling point of the liquid at which the boiling point of the liquid becomes equal to 1 atmosphere, becomes equal to 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। अब जरूरी नहीं है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही सब जगह पे हो, इसीलिए हम बोलते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसी को ही हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग यहां पर एक क्लोज वेसल ले रहे हैं। चलिए, यहां पर हमने एक क्लोज वेसल ले लिया। क्लोज वेसल के अंदर वी आर एनक्लोजिंग द वॉलेटाइल लिक्विड। यहां पर हम किसी लिक्विड को एनक्लोज कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये लिक्विड जो है वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा। इवापोरेट होकर के क्या करेगा वो, तो यहां पर वेपर के फॉर्म में इकट्ठा होगा। इस वेपर में से आपको वेपर प्रेशर जनरेट होगा। यहां से आपका क्या जनरेट होगा, वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट से हमारा मतलब क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। लिक्विड को गर्म करोगे तो ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और वो वेपर प्रेशर को बढ़ा के तब तक लाना है जब तक उसका एक्सटर्नल वैल्यू या 1 एटमॉस्फेयर जो भी है वो रीच नहीं हो जाए। बराबर, वो रीच नहीं हो जाए तब तक आपको उसको हीट करना है। इसी को बोला जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों नोट करो, नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, boiling point of the liquid depends on the external pressure. Boiling point of the liquid depends upon the external pressure. If external pressure is high, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो हाई। अच्छा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो है देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो लो।
अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज आल्सो हाई, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज आल्सो लो। ठीक है, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने यहां पर इतना समझा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर पे। अगर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड भी ज्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कम है तो जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। इतनी बात हमको यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक रीजन बन जाता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, चलिए वाटर ही मान लेते हैं, ऑफ वाटर इज लोअर एट अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर जो है वो लो होता है। व्हाई? एट अल्टीट्यूड्स व्हाट हैपेंस, pressure of the air is low, pressure of, because density is low, pressure of the air is low, or can we say that external pressure is low, external pressure जो है that is low, so what happens, the boiling point of the liquid is also low, boiling point of the liquid is also low। क्यों? क्योंकि boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to 1 atmosphere या external pressure। If external pressure is low, the boiling point of the liquid will automatically be lower। ठीक है? Now our next topic is the surface tension। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड का। यहां पर हमको सरफेस टेंशन के बारे में समझना है, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब लिक्विड के सरफेस टेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन पहले तो क्यों लगता है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम यहां पर एक लिक्विड की वेसल को एनक्लोज करना है, लिक्विड को वेसल के अंदर एनक्लोज करना है। अब यहां पर आपको अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग इजीली हो पाए। यहां पर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। इनको मैं बोल देता हूं सरफेस मॉलिक्यूल्स, इनको मैं बोलता हूं सरफेस मॉलिक्यूल्स, और इनको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज बल्क मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों देखो सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर कैसा है, चलिए एक लेयर और बना देता हूं। तो सरफेस मॉलिक्यूल में कैसा है बच्चों, जितना फोर्स आपको लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लग रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाउन लग रहा है उतना का उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में अप साइड पे भी लग रहा है। तो कहने का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स इन बल्क इज जीरो। बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर नेट फोर्स एक्टिंग जीरो है। चलिए अब सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स लेफ्ट और राइट तो फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, बट जो सरफेस के ऊपर फोर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो यहां पर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो व्हाट वी कैन से कि सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्सपीरियंसेस द इनवर्ड पुल बाय द मॉलिक्यूल्स which are present in the bulk।
the molecules which are present at the liquid experiences the inward force present by the molecules which are present in the bulk of the liquid. Why? Because of intermolecular forces. So what will happen? This surface will behave like a stretched membrane. वो कैसे behave करेगी? Stretched membrane की तरह. चलिए लिखते हैं. The molecules of the liquid present at the surface experiences net inward force by the molecules at the bulk of the liquid. जो बल्क में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नेट इनवर्ड फोर्स से डाउनवर्ड खींचते हैं या इनवर्ड खींचते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ which the surface of the liquid behaves like stretched membrane. ये जो सरफेस है ना वो ऐसे खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. ये जो सरफेस है वो किस तरीके से बिहेव करती है बच्चों? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन. दिस property of the liquid is known as surface tension. लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं. बराबर, ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी की. अब इसको सिस्टमैटिकली डिफाइन भी करना होगा. सरफेस टेंशन को किस तरीके से सिस्टमैटिकली डिफाइन करते हैं, बराबर, वो समझते हैं. इसके पहले फटाफट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो. चलो, अब हमें सरफेस टेंशन को सिस्टमैटिकली डिफाइन करना है. चलिए, व्हाट डू वी मीन बाय सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. बच्चों ध्यान रखना, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, नॉट एरिया. ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट लेंथ लगने वाला फोर्स है. कौन सी डायरेक्शन में लगता है? तो इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है, चलिए. इट इज डिफाइंड एज the force acting per unit length of the liquid in the direction perpendicular. कुछ जगह पे आप टेंजेंट भी समझोगे इसको. इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ये लिक्विड की यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है. तो देखो, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा? इट इज द फोर्स acting per unit length in the direction perpendicular to the surface of liquid. तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन, लेंथ का यूनिट होगा मीटर. तो सरफेस टेंशन का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर. सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर.
अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन को देखते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। वीडियो को करिए पॉज, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कौन कौन से फैक्टर्स सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सोचो बच्चों, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस कम होंगे ना, उनके बीच में मोमेंट कम हो जाएगी। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन, द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एंड सरफेस टेंशन आर इनवर्सली रिलेटेड। सरफेस टेंशन is inversely proportional to temperature. If temperature increases, the surface tension of the liquid decreases. ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया आपका टेम्परेचर। The second factor is intermolecular force. सरफेस टेंशन और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए, क्योंकि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस भी ज्यादा होंगे। तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा उतना सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रीजन समझने का ट्राई करते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्यों स्फीयरिकल हैं। व्हाई द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्फीयरिकल इन नेचर, इस चीज को हमको समझना है। मीनवाइल पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, why liquid molecules are spherical in nature? Why liquid molecules are spherical in nature? वो नेचर में स्फीयरिकल क्यों है? तो देखो बच्चों, आपको पता है कि among all possible geometries, the geometries of sphere are having minimum surface areas. Among all the geometries, the sphere has lowest surface area. Sphere has lowest surface area. The lowest surface area represents lowest surface tension. अगर सरफेस एरिया लोअर है तो सरफेस टेंशन भी लोअर होगा। अगर सरफेस टेंशन लोअर होगा तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो मोस्ट स्टेबल सिचुएशन में होगा। दैट इज व्हाई the liquids are spherical in nature। यही रीजन से जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल नेचर होने से सरफेस एरिया इनका लेस हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर लेस हो जाएगा तो इनका सरफेस टेंशन भी लेस हो जाएगा। सरफेस टेंशन लेस हो जाएगा
तो स्टेबिलिटी जो है वो इनकी मैक्सिमम हो जाएगी। चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी, चलिए व्हाट डू वी मीन बाय विस्कोसिटी। अब देखो बच्चों, विस्कोसिटी समझो, उसके पहले लिक्विड्स के बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी के बारे में समझ लो कि लिक्विड जो है वो फ्लो होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके पास फ्लूइडिटी होता है। व्हाई? क्योंकि लिक्विड्स के अंदर इस तरीके से लेयर बाय लेयर मूवमेंट होता है। लिक्विड्स जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के लेयर के ऊपर लेयर स्लाइड होते हैं, ठीक है। अब लेयर के ऊपर लेयर होता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर दो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो विस्कोसिटी हम किसको बोलते हैं? लिक्विड के फ्लो होने के लिए, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स। द viscosity can be defined as the internal resistance in the flow of liquid. Internal resistance, यहाँ पर इन दोनों के बीच में internal resistance लगेगा। The internal resistance in the flow of liquid because of the friction acting between the two layers is known as viscosity. ठीक है? The internal resistance in the flow of liquid because of the frictional force acting between two layers is known as viscosity. दो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस लगने की वजह से उनका जो मूवमेंट है वो रिटार्ड होता है। वो जो मूवमेंट है उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगते हैं? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, दो लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जब एक लेयर दूसरे लेयर के बीच ऊपर ऐसे स्लाइड हो रहा होता है तब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी वजह से उनके बीच में रेजिस्टेंस या तो वो क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगता है। दिस फ्रिक्शनल force is present because of the intermolecular forces present between the layers of liquid. Because of the intermolecular forces present between the layers of the liquid. layers of the liquid के बीच में जो intermolecular forces जो है वो present है, उसकी वजह से यहाँ पर frictional force लगता है और उसी frictional force की वजह से liquid के पास viscosity आता है। अब बच्चों viscosity का मैथमेटिकल वैल्यू डिफाइन करें उसके पहले हम लेयर्स का एक्चुअल मूवमेंट जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो समझो कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर सरफेस एरिया जो है वो A है। इस लिक्विड मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है A। यहाँ पर देयर आर डिफरेंट लेयर्स। लेट अस से कि दिस लेयर हैज वेलोसिटी v, so this layer may have the velocity v plus something dv। यहाँ पर dv जो है बहुत ही छोटा पार्ट है। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इसी लेयर का जो वेलोसिटी होगा वो इसी लेयर का होगा, दोनों लेयर्स का डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है ना। तो समझो कि यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी कम है। तो कहने का मतलब इन दोनों लेयर्स के बीच में देयर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट dv और यहाँ पर भी देयर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट dv। इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है बच्चों वो है dv और यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में भी जो वेलोसिटी का डिफरेंट है वो है dv।
अब हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग निकालते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। तो यहाँ पर दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज है बच्चों, वो क्या है? dv। लेट अस से कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dx, वो है dx, और यहाँ पर भी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है dx। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो dv अपॉन dx होगा। इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, द फ्रिक्शनल फोर्स F, द फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया A and velocity gradient dv by dx। अब ये समझो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है अगर इनके बीच में, दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस जो dv है वो जितना ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने का ट्राई करो। अगर किसी रास्ते के ऊपर हमारा जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 15, कभी 40, कभी 60, कभी 70, कभी 80, कभी 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रास्ता उबड़ खाबड़ है, बराबर ना? मतलब कि वहां पर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। और अगर हमारा वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट है, बराबर 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पर आवर का, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर रेजिस्टेंस ना के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट अगेन अगेन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इस लिक्विड के सरफेस एरिया के ऊपर, बात नंबर 1। बात नंबर 2, वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, दैट इज dv by dx। जिन लोगों को वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए वापस, दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का चेंज है dv, क्योंकि ये v है, ये v माइनस dv है, ये v प्लस dv है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो है dv। इन दोनों के बीच में लेट अस सपोज के डिस्टेंस है dx। तो dv अपॉन dx जो है वो वेलोसिटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस दिखाएगा, दैट इज dv अपॉन dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है चेंज। तो ये जो फोर्स है F वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, पहला है सरफेस एरिया A और दूसरा है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। हम लोगों ने क्या समझा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स F है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक है सरफेस एरिया और दूसरा है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। तो कैन बी से F इज इक्वल टू eta into A into dv upon dx। Now what is eta over here? Eta is the coefficient of viscosity। चलिए टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। F is the force of friction या frictional force, कुछ भी बोलो, force of friction या फिर इसको आप बोल सकते हो frictional force। A जो है that is surface area of liquid, surface area of the liquid। A जो है that is surface area of the liquid। Eta is coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, and dv upon dx is equal to velocity gradient। dv upon dx is the velocity gradient। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन निकालना हो तो व्हाट वी आर सेइंग कि लेट अस से द एरिया ऑफ सरफेस इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1। अब बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा? आप सोचो, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर और सेकंड, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पर यूनिट आएगा सेकंड इनवर्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट है लेट अस से 1 सेकंड इनवर्स।
तो in such a case what will be the value of F? Put these values in this, it is equal to eta only. So how can you define the coefficient of viscosity? The coefficient of viscosity eta can be defined as the frictional force acting between the two layers when the surface area A is 1 meter square and velocity gradient dv upon dx is 1 second. क्लियर हुआ बच्चों? वापस से समझ लो कि the force of friction F can be defined as the velocity gradient eta can be defined as the force of friction acting between two layers when the surface area A is 1 meter square and the velocity gradient is 1 second inverse. क्लियर हुआ? अब कोई बच्चा मुझे पूछेगा सर इसका यूनिट क्या होगा, तो ईटा का जो यूनिट है विस्कोसिटी का ग्रेडियंट का वो है पॉइस. एक्चुअली पॉइस बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए कभी कभी इसको सेंटीपॉइस जैसे छोटे यूनिट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, चलिए टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे बच्चों. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.